सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपकी जो एकदम मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक था, आप लोगों के कहने पर बहुत डिमांड थी आप लोगों की कि नहीं सर सॉलिड स्टेट शुरू कीजिए, सॉलिड स्टेट शुरू कीजिए। तो आज आपके डिमांड पर हम सॉलिड स्टेट लेकर के आए हैं। आप इसका पूरा आनंद लीजिए और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बस आपका और मेरा जो कनेक्शन है वो बना रहना चाहिए। हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है, चाहे वह 12th के पर्पस से हो, चाहे वह एग्जाम के पर्पस से हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहां से प्रश्न रहता है तो आप निश्चित रूप से इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपकी जो पढ़ाई होगी वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होगी और 0 से हीरो लेवल तक होगी। जहां तक आप समझ पाने में सक्षम रहेंगे वहां तक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था। क्या नाम है बाबू? पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। जिसको क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था। अब आइए, सबसे पहले हम लोग जानते ये हैं कि आप देखते होंगे दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक को अगर कहीं रख दीजिएगा तो वो अपने जगह पे क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ये मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन को अगर हम यहां रख देंगे तो मोबाइल फोन यहीं रखा हुआ रहेगा, रहेगा ना बाबू। लेकिन अगर हम हवा को या पानी को कहीं रख देते हैं तो वो अपने जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। वो क्या है कि बहना प्रारंभ कर देता है। वो बहना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। अगर मान लिया जाए कि यहां सरफेस पर, सतह पर थोड़ी हम पानी गिरा दें तो क्या होगा? वो जिधर ढाल रहेगा उधर बहना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। या अगर बैलून में हमारा हवा भरा हुआ है, उसको खोलेंगे तो वो ऊपर की तरह उड़ करके क्या होगा? चला जाएगा, निकल करके चला जाएगा, जाएगा ना बाबू। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि तरल किसको कहते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे तरल किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फ्लूइड बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है तरल किसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, तरल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? फ्लूइड बोलते हैं। ध्यान से देखना, तरल किसको कहते हैं? तरल हम लोग उस पदार्थ को कहेंगे जिसमें बहाव की प्रकृति पाई जाती है। जिसमें क्या पाई जाती है बाबू? बहाव की प्रकृति। जिसमें बहाव की प्रकृति पाई जाती है। जैसे अगर हम ये कह दें कि एक ठोस हम रख दें, ईंटा रख दें, तो ईंटा में बहाव की प्रकृति होगी क्या? नहीं। लेकिन पानी रख दें, हवा रख दें, तो इसमें बहाव की प्रकृति है। तो हम लोग तरल को कह सकते हैं कि हमारा जो पानी है, मतलब जल है, द्रव है, और गैस, यानी द्रव और गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? तरल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? लिक्विड, और गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस, ये दोनों तरल है। ये क्या है बाबू? दोनों तरल है। ये दोनों क्या है? तरल है। हमारा एकदम पॉइंट स्पष्ट रूप से समझते चलिएगा। द्रव और गैस दोनों क्या है? तरल हैं, क्योंकि दोनों में बहाव की प्रकृति पाई जाती है। जिसमें बहाव की प्रकृति पाई जाएगी वह क्या होगा? तरल होगा। वह क्या होगा बाबू? तरल होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? कोई समस्या है? अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान से देखेंगे कि ठोस के बारे में अगर बात करें
ठोस के बारे में बात करें तो क्या ठोसों में भी बहाव की प्रकृति पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। तो हम लोग ठोस को ये कहेंगे कि ये तरल नहीं है। यानी यहां पे हमारा जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि ठोस तरल नहीं, ठोस को हम लोग तरल नहीं कह सकते, ठोस को हम लोग तरल नहीं कह सकते। अब आइए मूल कंसेप्ट की तरफ। आखिर क्या ऐसी बात है कि जो हमारा लिक्विड है यानी हमारा जो द्रव है या हमारा गैस है वो बहना प्रारंभ कर देता है और ठोस हमारा बहना प्रारंभ नहीं करता है? आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्यों ऐसा होता है? तो इसको समझिए। देखिए, एक बात आपको क्लियरली जान लेनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो वह बहुत छोटे छोटे कणों से बने, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। और इन पार्टिकल्स से बने होने के कारण इसका मतलब तो ये स्पष्ट है कि पार्टिकल्स के गुण पे ही किसी भी पदार्थ का गुण निर्भर करेगा। पार्टिकल्स जैसा रहेगा उसका पदार्थ का गुण को निर्धारित करेगा। क्या सही बात है कि नहीं है? तो यहां पे एक चीज हम लोग स्पष्ट रूप से ये जान लें कि तरल पदार्थों में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो अवयवी कण हैं, जिससे मिलकर के उनका क्या होता, निर्माण होता, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण जो है मोटे तौर पर हम लोग जान लें कि उनके बीच का जो बंधन है, उनके बीच का क्या है वो बंधन, उनके बीच का जो बंधन है ये बंधन अगर कमजोर है तो वो बहना प्रारंभ कर देगा, और इनके बीच के बंधन अगर कमजोर नहीं है तो मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहेगा। तो जब एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहेगा तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के क्या रहेंगे, पास रहेंगे। तो मुख्य रूप से जो है वह कोई भी पदार्थ तरल होगा या ठोस होगा, तरल होगा या ठोस होगा, इस बात पर निर्भर करता है। कोई भी पदार्थ तरल होगा या ठोस होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जान लीजिए कि उसके अवयवी कणों की प्रकृति क्या है, उसके अवयवी कणों की प्रकृति क्या है, उसके बीच बंधन की प्रकृति क्या है, कैसा बंधन है उनके बीच। और दूसरा चीज क्या है कि उष्मा का मात्रा क्या है, दूसरा चीज क्या है बाबू, उष्मा का मात्रा क्या है। अब ऐसे समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। किसी भी पदार्थ की जो प्रकृति होती है, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति दो बात पर निर्भर करती है। पहला, अवयवी कणों, अवयवी कणों की अंतराण्विक बल कर देते हैं, अवयवी कणों की अंतराण्विक बल, और दूसरा दी गई उष्मा पर। किस पर निर्भर करता बाबू, दी गई उष्मा पर। यहां से समझिएगा, स्पष्ट रूप से समझिएगा। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि कोई भी पदार्थ तरल होगा कि ठोस होगा, ये बात हम लोग कहां से तय कर पाते हैं, तो ये बात हम लोग तय कर पाते हैं कि उसके अवयवी कणों का के बीच जो है वह आंतरिक बल क्या है, उसके अवयवी कणों के बीच आंतरिक बल क्या है, अभी हम सब समझाएंगे। और दूसरा क्या है कि उसको कितना उष्मा हमने दिया, कितना उष्मा हमने दिया है। समझ गए बात को? इस पर भी हम लोग का जो है वह पदार्थ तरल होगा कि ठोस होगा निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है क्या? एक बार फिर से समझ लीजिए। हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था को हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं बाबू? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले पदार्थ की ठोस अवस्था को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग तरल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तरल। तरल मतलब होता है नहीं बहती हवा सा था वो, ठीक है ना, जो बह जाए, जो बह जाए, जो अपने स्थान पे ना रह जाए, वही क्या है? तरल है। वही क्या है बाबू? तरल है। तो आप जब पानी को गिराते हो कहीं जमीन पर तो देखते हो जिधर ढाल रहता उधर बहना प्रारंभ करता, थोड़ा बहुत भी ढाल रहेगा तो बहना प्रारंभ कर देगा।
लेकिन अगर आप किसी ठोस पदार्थ को वहां पे एक पत्थर का टुकड़ा रख दो, बात समझ में आ रहा है, या वहां पे एक सोना का ढेला रख दो, नमक का ढेला रख दो, क्या वो बहना प्रारंभ करेगा? क्या नहीं। उसी तरह से जब आप बैलून में गैस भर के लाओ और उसको खोल दो तो ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता बाबू? तो यहां पर देखिए दोनों में बहाव की प्रकृति है, तो जिसमें बहाव की प्रकृति रहेगी वो क्या कहलाएगा? तरल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बाबू? तरल कहलाएगा। तो हम लोगों ने लिखा है यहां पे स्पष्ट कि जो द्रव होते हैं, लिक्विड जिसको बोलते हैं, और गैस जिसको हम लोग गैस कहते हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? तरल हैं। ये दोनों के दोनों क्या है बाबू? तरल हैं। अब देखिए हमने कहा है कि ठोस तरल नहीं है, ठोस तरल नहीं है। और अगर हम ये कह दें कि ठोसों में बहाव की प्रकृति होती है क्या, तो लगभग ना, लगभग ना, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अब देखिए यहां पे क्या है, हमने कहा कि ऐसे कैसे हो जाता है, दुनिया का हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, तो कोई भी चीज बहना प्रारंभ कर देता है और कोई भी चीज नहीं बहता है, क्यों? तो मैंने कहा कि चूंकि दुनिया का हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, तो ये बात इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों कणों के बीच, उनके अंतराण्विक कणों के बीच में जो है वह कैसा बल लग रहा है, और दूसरा उनको हमने कितनी ऊष्मा दी है या उसने प्रकृति से कितनी ऊष्मा क्या की है? प्राप्त की है। प्रकृति से कितनी ऊष्मा प्राप्त की है। अब हम लोग यहां से आगे अगर चलें तो ध्यान से देखेंगे, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या शायद नहीं है, ठीक है। पहले अब हम लोग अंतराण्विक कणों के बारे में जानते हैं कि अंतराण्विक कण क्या है। इससे पहले हम लोग ये जान लें कि दुनिया का हर चीज या दुनिया का हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। छोटे छोटे कणों से क्या होता है बाबू? बना होता है। ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे छोटे कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं बाबू? अणु, परमाणु या क्या हो सकते हैं बाबू? आयन हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है आप ले लीजिए, सब छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। मैं अगर सजीवों की बात कर लूं तो सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका। बहुत छोटा होता है कि नहीं होता है? तो जैसे कोशिकाओं से संपूर्ण सजीव का निर्माण होता है, उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है। ये कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम लोग बात करेंगे किसकी? तो अब हम लोग बात करेंगे अंतराण्विक स्थान की और अंतराण्विक बल की, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं, तो आप निश्चित रूप से कनेक्टेड रहिएगा। देखिए यहां पे क्या है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखिए क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखिए आपके बीच जो ये चित्र है, ये यह बताने के लिए काफी है कि हम लोग जो है पदार्थ की बात अगर कर ले, मूल कंसेप्ट की तरफ लौट रहे हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग पदार्थ की बात कर ले तो पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं होती है बाबू, वो मुख्य अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और क्या होती हैं? गैस होती हैं। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं क्या क्या होती हैं बाबू? ठोस, द्रव और गैस। हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? ठोस अवस्था के बारे में। ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड। टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। और इसको क्या बोलते हैं? और पदार्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैटर। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैटर। अब आइए हम लोग बात करते हैं। इस तीनों चित्र से आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा कि जो ठोस होते हैं उनमें कणों की संख्या जो है वह क्या होती है? ज्यादा होती है। देखिए तीनों का आयतन बराबर है, तीनों का आयतन क्या बराबर है? गिलास का साइज समझ में आ रहा ना, बराबर है। लेकिन ठोस में जो है वह कणों की संख्या क्या है? ज्यादा है।
जो लिक्विड है हमारा, जो द्रव है हमारा, इसमें इसकी अपेक्षा कणों की संख्या क्या है, कम है। और जो हमारा गैस है इसमें कणों की संख्या सबसे कम है, इसमें कणों की संख्या सबसे कम है। अब यहां से हम लोगों का क्लियर है कंसेप्ट कि ठोस में जो है तुलनात्मक रूप से, ठीक है ना, अधिक जो है वह अवयवी कण होते हैं, गैस में क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, और लिक्विड में जो है वह गैस से ज्यादा और ठोस से कम। अब हम ये कह दें कि जगह जब बराबर है सबके लिए और कम जगह में ज्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब यह है कि कणों के बीच में दूरी क्या होगी, कम होगी। मैं ऐसा कहूं कि एक बेंच पर जो है वह 2 लड़का बैठा हुआ है और एक बेंच पे 6 लड़का बैठा हुआ है, तो 2 लड़कों के बीच की दूरी किसमें ज्यादा होगी, जिसमें 2 बैठा हुआ है दोनों दूर दूर बैठेगा, लेकिन 6 जब बैठ गया तो दोनों क्या बैठेगा, पास पास बैठेगा। इसका मतलब एक चीज हो गया कि ठोस में हम लोगों को क्लियर ये बात जान लेना है कि इसमें पहला बात ये कि 2 कण जो होते हैं, इसके 2 कण जो होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं अंतराण्विक कण। इसको क्या बोलते हैं बाबू, अंतराण्विक कण। ध्यान से देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं बाबू, अंतराण्विक कण। अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, माफ करें कम होती है। ध्यान से देखेंगे, अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। किसमें बाबू, ठोस में। ठोसों में जो है अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी एकदम क्या होती है, कम होती है। होती है कि नहीं होती है। अब देखिए जब कण पास पास रहेंगे ना, ठीक है ना, थोड़े पास पास रहते हैं तो रिश्तों में क्या बनी रहती है, मजबूती। थोड़े पास पास रहते हैं तो रिश्तों में क्या बनी रहती है, मजबूती। और जैसे ही दूर जाते हैं तो रिश्तों में क्या बन जाती है, दूरी बनती है ना। तो इसका मतलब एक चीज और भी है कि ठोसों के जो अंतराण्विक कण होते हैं ना बाबू, इन अंतराण्विक कणों के बीच जो है वह लगने वाला जो बल होता है वो बल बहुत सशक्त होता है, मजबूत होता है। क्लियर है क्या। ठोसों के बीच जो लगने वाले जो बल होते हैं वो बहुत सशक्त और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो दूसरा चीज हम लोगों ने ये सीखा कि ठोसों के अंतराण्विक कणों के बीच लगने वाला बल मजबूत होता है या दृढ़ होता है, कह सकते हैं, है ना। अंतराण्विक बल क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, इसकी तुलना अब हम लोग लिक्विड से करते हैं, द्रव से करते हैं। द्रव में कणों की संख्या ठोसों की अपेक्षा क्या है, कम है, कम है ना बाबू। इसका मतलब थोड़े दूर दूर रहेंगे, लेकिन गैस से तो ज्यादा पास पास रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा द्रव है, जो हमारा लिक्विड है, इसमें अंतर आणविक कणों के बीच की दूरी जो है वह ठोस से ज्यादा और गैस से कम। बात समझ में आ रही है ना। ठोस से ज्यादा और गैस से होती है कि नहीं होती है। तो हम लोग ऐसा लिख दें कि यहां पे दूसरा पॉइंट कि इसमें, किसमें बाबू, तरल में, इसमें अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी ठोस से क्या, ज्यादा, तथा गैस से क्या होता है, तथा गैस से कम होता है, तथा गैस से क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत है क्या, तथा गैस से क्या होता है, कम होता है। यहां तक कोई परेशानी है, कोई समस्या है आपको, कोई दिक्कत है, चले आगे। अब देखिए क्या है कि स्वाभाविक सी बात है कि जब आपके डिस्टेंस थोड़े बढ़े, डिस्टेंस थोड़े क्या है, बढ़े। अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं, आप लोग अपने दोस्त के पास हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो एकदम सॉलिड बॉन्ड बना हुआ रहता है, रहता है कि नहीं रहता। लेकिन जैसे ही फेयरवेल हो जाएगा तो थोड़े दूर हो जाएंगे,
तो दूर हो जाएंगे तो थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस मेंटेन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो रिश्तों में थोड़ी सी क्या आएगी, कमजोरी आएगी। और जब सब लोग अपने अपने घर परिवार ससुराल चले जाएंगे, सब लोग कमाने चले जाएंगे, काफी दूर दूर हो जाएंगे, तब रिश्ता में तो और ज्यादा कमजोरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इस बात को समझना है, दूरी रिश्तों का क्या होता है, दुश्मन होता है। दूरी बढ़ाइएगा, रिश्ता की जो मजबूती है वो क्या होती है, कमेगी। तो वही बात यहां पर लिक्विड में भी है। आपने दूरी बढ़ाया तो अंतराण्विक बल क्या होगा, कम होगा। अंतराण्विक बल कम होगा कि नहीं होगा? तो इसमें जो है अंतराण्विक बल जो होता है द्रव में ठोसों की अपेक्षा कम और गैसों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो इसमें अंतराण्विक बल ठोसों की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा बाबू? ठोसों की अपेक्षा कम तथा गैसों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक। तथा गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। गैसों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। क्या मेरे बाबू को कोई दिक्कत है क्या? किसी को समझने में कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मैं आप लोगों को भी मौका दूंगा एक्सप्लेन करने का, ठीक है ना? आप लोगों को भी मौका दूंगा। अगर ये आप समझ लिए, ये गुड कंसेप्ट है, फिर सॉलिड स्टेट को घुमा दोगे उंगली पर, बात समझ में आ रहा ना? फिर सॉलिड स्टेट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इतना तुम कंफर्म मान लो। ये अगर तूने समझ लिया तो सॉलिड स्टेट तेरा क्लियर है। अब आइए गैस पे बात करते हैं, ठीक है ना? एकदम आज के क्लास में सारे प्रश्न जो बेसिक स्तर पर ठोस से बनते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग क्लियरली दे पाएंगे। उन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग क्लियरली दे पाएंगे। अब ये गैस जो है हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा। इस गैस में क्या देख पा रहे हैं आप लोग? कोई बता सकते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं क्या क्या देख पा रहे हैं, बताइए। अंतराण्विक बल क्या है? ठोस और द्रव से ज्यादा है। तो भैया अंतराण्विक स्थान जो है जब ठोस और द्रव से ज्यादा रहेगा तो अंतराण्विक बल जो है वह क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा? अंतराण्विक बल क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझिएगा कि इसमें जो है, इसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और अंतराण्विक बल क्या होता है बाबू, बताओ? अंतराण्विक बल क्या होता है, सबसे कम होता है। अब देखो क्या है, सबसे कम होता है, हां सबसे कम होता है। अंतराण्विक बल सबसे क्या होता है, कम होता है। अब एक चीज समझ लो कि जब इन दोनों कणों के बीच, अब समझ लो ये गैस के कण हैं, इनको बोलेंगे अवयवी कण। इनको क्या बोलेंगे, अवयवी कण, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। अवयवी कण किसको बोलते हैं? जिससे मिलकर के उसका क्या होता है, निर्माण। जिससे मिलकर के उसका क्या होता है, निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयवी कण। उसको क्या बोलते हैं बाबू, अवयवी कण बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यहां पे जो अवयवी कण है, इन अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है, इन अवयवी कणों के बीच की दूरी को ही हम लोग अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू इसको, अंतराण्विक स्थान। अब समझ में आ रहा क्या? इसको क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान। इन दो कणों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? और इन्हीं दोनों कणों के बीच में, दो अंतराण्विक कणों के बीच में लगने वाले जो पारस्परिक बल होते हैं, पारस्परिक बल बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? पारस्परिक बल का मतलब यह होता है कि जैसे मैं ये कह दूं कि मैं इस हाथ को इस हाथ से दबा रहा हूं, तो इस हाथ को इस हाथ से दबा रहा हूं, मतलब ये हाथ इस पर बल लगा रहा और ये हाथ इस पर बल लगा रहा। दैट इज कॉल्ड क्या, पारस्परिक बल, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू, म्यूचुअल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है, कोई समस्या है? अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। ये आपके अंतराण्विक स्थान हो गए, अंतराण्विक बल आपका क्लियर हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत है अंतराण्विक स्थान समझने में, अंतराण्विक बल समझने में? अब क्लास को पहले हम समाप्त करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां से
अभी तक हमने क्या पढ़ा ये जान लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें बहने की क्या होती है, प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तरल। ठोस तरल नहीं है, गैस और द्रव क्या होते हैं, तरल होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या कहा कि ठोस ठोस क्यों है और तरल में बहाव की प्रकृति क्यों है, इसको समझने के लिए दो चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज तो यह समझना पड़ेगा आपको कि उनके अंतर आणविक कणों के बीच में किस प्रकार का बल कार्य कर रहा है, और दूसरा आपने उसको कितना ऊष्मा दिया है या उसने प्रकृति से कितना ऊष्मा लिया। यानी ऊष्मा और अंतराण्विक कणों के बीच के जो बल है, इस पर उसकी प्रकृति निर्भर करती है कि वह ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा। यहां तक कोई दिक्कत है बाबू, कोई परेशानी है? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अंतराण्विक बल समझना प्रारंभ किए। अंतराण्विक बल को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमने आपको बताया कि देखो बाबू, दुनिया का कोई भी चीज होता है ना, दुनिया का कोई भी चीज है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे आप का निर्माण जो है वह कोशिकाओं से होता है, उसी प्रकार से ये कलम भी है, घड़ी भी है, कोई भी चीज बहुत छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर के उनके क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये छोटे छोटे कण आपके अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखें कि यहां पे ठोस है, यहां पे द्रव है और यहां पे क्या है, गैस है। हमने देखा क्या कि तीनों का हमने इक्वल आयतन लिया, ठोस का, द्रव का और गैस का इक्वल आयतन लिया, बराबर बराबर आयतन लिया। तो बराबर आयतन में हमने क्या देखा कि ठोसों में जो है वह कणों की संख्या अपेक्षाकृत क्या है, सबसे ज्यादा। द्रव में जो है ठोसों की अपेक्षा कम और गैसों की अपेक्षा ज्यादा है, और गैस में अवयवी कणों की संख्या सबसे क्या है, कम है। गैस में अवयवी कणों की संख्या सबसे क्या है, कम है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है किसी को? चले आगे, बढ़े आगे। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमने यहां पे क्या कह दिया कि ठोसों में जो अंतराण्विक स्थान होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा। और जब अंतराण्विक स्थान कम होगा ना बाबू, तो अंतराण्विक बल क्या होगा, मजबूत होगा। दूसरा चीज देखिए क्या है, द्रव की बात कर लेते हैं। द्रव में क्या होता है कि ठोसों की अपेक्षा, ठोसों की तुलना में अधिक अंतराण्विक स्थान होगा, और अधिक अंतराण्विक स्थान होगा तो अंतराण्विक बल क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? किसकी तुलना में, ठोसों की तुलना। और गैस में हम देख रहे हैं क्या, गैस में हम लोग देख रहे हैं कि दूरी क्या है, अधिक है, तो बल भी क्या होगा, कम लगेगा। समझ गए बात को? अब जब दूरी अधिक रहेगा तो उसको रोक पाना संभव है, वो तो बहेगा ही बहेगा। समझ रहे हैं बात को? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? किसी के थोड़े करीब रहना है तो नजदीकी बना करके रखना पड़ेगा। ये गैस हमको संदेश दे रहा, नहीं तो वो हवा की तरह क्या हो जाएगा, आपको छोड़ करके उड़ जाएगा। समझ गए बात को? हवा की तरह छोड़ करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब यहां तक शायद आपको कोई समस्या नहीं है। अब ठोस के जितने भी अभिलक्षण हैं उन सब का जवाब यहीं से हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपसे बनता है वो बनता यह है कि ठोस कहते किसको हैं, ठोस कहते किसको हैं? तो सबसे पहले बात तो ठोस किसको कहते हैं ये जान लीजिए। ठोस वह पदार्थ है जिसके आकार क्या होते हैं, निश्चित, आयतन क्या होते हैं, निश्चित, जिसमें बहाव की प्रकृति क्या होती है, नहीं, और जिसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम, अंतराण्विक बल सबसे क्या होता है, ज्यादा, जो क्या होते हैं, असंपीड़ीय, जो क्या होते हैं, असंपीड़ीय। असंपीड़ीय किसको बोलते हैं? जिसको संपीड़ित नहीं कह सकते, खुद दबा नहीं सकते। अब जैसे इस कलम को हम दबा सकते हैं क्या, दबाइए, दबा क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, असंपीड़ीय, जिसको दबा हम लोग नहीं सकते। और जिसको दबा सकते हैं वो क्या कहलाएगा, संपीड़ीय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, संपीड़ीय कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है, कोई समस्या आपको? नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा बनता है वो बनता है कि ठोस कठोर क्यों होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहां से
सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक बनता है। आप ध्यान से देखेंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा कि ठोस कठोर क्यों होता है। प्रश्न है ठोस कठोर क्यों होता है। अब कठोर कोई क्यों होगा, ऐसे ही समझ लीजिए कि अब एक बेंच पर 5 का स्ट्रेंथ है, 5 आदमी बैठ सकता है, 5 बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 बच्चों के बीच का जो दूरी है वो बहुत कम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 2 बच्चों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। अब एक बच्चा और आ गया, हमने बोला क्या कि बाबू जरा सा इसको बैठने दो ना, तो बच्चा क्या करता, देखिए करता कुछ नहीं, बस अपने ही जगह पर थोड़ा इधर होता है, थोड़ा इधर होता है। समझ गए बात को। उसका एक फिक्स स्थान रहता है, उसी स्थान के सापेक्ष थोड़ा बाएं दाएं दोलन करता है और दोलन करके फिर अपने जगह पर स्थिर हो जाता है, हिलता नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है अंदर। 2 बच्चों के बीच में क्या है, जगह ही नहीं है। समझ गए बात को। तो ठोसों में भी यही बात होती है, ठोसों में भी यही बात होती है कि इसमें अंतराण्विक स्थान इतना कम होता है, अंतराण्विक स्थान इतना क्या होता है, कम होता है, कि जब कभी भी हम इसको दबाते हैं तो जगह रहेगा तब ना दबेगा जी। 5 बच्चा बैठा हुआ, आप छठा करें बैठा लो, अभी जगह रहेगा तब ना जाएगा, जगह है ही नहीं। ठोस में भी यही बात है कि इसमें अंतराण्विक स्थान होता नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि 2 कणों के बीच में जो है परस्पर बल एकदम मजबूती से लग रहा है, वो उसको ना छोड़ना चाह रहा ना उसको छोड़ना चाह रहा। तो हम मान लो तुमको कस के पकड़े हुए, तुम हमको कस के पकड़े हुए, एकदम मजबूती से अगर बल लगा हुआ है तो कोई हमको अपने जगह पे हिला सकता है क्या, नहीं हिला सकते। बस इसी तरह की बात है बाबू। अब जब देखिए क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग ठोस पे प्रेशर डालते हैं ना, तो इसके जो कण होते हैं ना, अपने जगह पर ही हल्का सा दोलन करते हैं, हल्का सा क्या करते हैं, कंपन करते हैं, दोलन, हल्का सा क्या किए, कंपन, और कंपन करके वापस से अपने जो है मीन पोजीशन में बरकरार रहते हैं। तो जब कण जो है वह हिलेगा ही नहीं अपने जगह पर से, तो वहां पे उसको हम दबा पाएंगे क्या, दबा पाएंगे क्या। और दूसरी बात क्या है कि इनके कणों के बीच इतना प्रबल बल लगता है, अंतराण्विक बल इतना मजबूत होता है कि एक कण दूसरे कण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, मजबूती से बांधे होता है, दोनों के बीच में रिश्ता कठोर होता है। समझ गए बात को। तो इसमें आप परिवर्तन भी आसानी से नहीं ला सकते। इसी कारण से ठोस क्या होता है, कठोर होता है। इसी कारण से ठोस क्या होता है, कठोर होता है। कि ठोसों में जो अंतराण्विक कण होते हैं उनके मध्य जो लगने वाला बल होता है वो बहुत प्रबल होता है, सशक्त होता है, और उनके बीच जो अंतराण्विक स्थान होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं। अंतराण्विक स्थान बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं, और उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो बहुत क्या होता है, मजबूत होता है, जिस कारण से जो है वह अपने स्थान पर ही कंपन या दोलन करके रह जाते हैं। उनके आकार में, उनके आयतन में हम लोग परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ठोस कठोर कहलाते हैं या ठोस कठोर होते हैं। कितना सिंपल जवाब है। किसी के आकार में देखिए, ठोस किसको बोलते हैं, जिसके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर आकार उसका बदल गया तो हम उसको ठोस कहेंगे क्या। आकार कब बदलेगा, जब उसके कणों की व्यवस्था बदलेगी, बदलेगी ना बाबू। जब उसके कणों की व्यवस्था बदलेगी तभी ना आकार बदलेगा, जब कणों की व्यवस्था बदलेगी तो आकार बदलेगा। समझ गए बात को। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। तो ठोस का पहला अभिलक्षण क्या होता है, ठोस कठोर होता है। ठोस का पहला अभिलक्षण क्या होता है, ठोस कठोर होता है। अब कोई मेरे जिगर के टुकड़े आप बता सकते हो कि ठोस कठोर क्यों होता है। कोई जरूरी नहीं कि किताबी परिभाषा दीजिए, जो आप समझ गए वो दीजिए। कोई एक आदमी बताइए क्या होता है। यस, ठीक है, बहुत आसान सा जवाब है, आप जैसे चाहें जोड़ सकते हैं। परिभाषा का मतलब होता है खुद की भाषा, आप अपनी भाषा में जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि सर ठोस कठोर होता है क्योंकि ठोसों के अवयवी कणों के मध्य
जो दूरी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतराण्विक स्थान, वो बहुत क्या होता है न्यून कम होता है, और अंतराण्विक बल क्या होता है बहुत ज्यादा, जिस कारण से हम लोग दाब डाल करके इसके आकार में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, इसलिए यह क्या होता है कठोर होता है। इसलिए क्या होता है कठोर। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई समस्या यहां तक? दूसरा जो आपका कंसेप्ट है, दूसरा जो ठोस का अभिलक्षण है वो है ठोस का असंपीड़ीय होना। क्या होना बाबू? ठोस का असंपीड़ीय होना। ठोस का क्या होना? असंपीड़ीय होना। ठोस का असंपीड़ीय, असंपीड़ीय को बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिबल। क्या बोलते हैं बाबू इसको? इनकॉम्प्रेसिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल, ध्यान से देखेंगे, जिसे हम लोग दबा नहीं सकते। कॉम्प्रेस मतलब क्या होता है? दबाना। जिसे हम लोग दबा नहीं सकते, तो जिसे हम लोग दबा नहीं सकते वो क्या होगा? इनकॉम्प्रेसिबल यानी असंपीड़ीय। अब ये कलम हम बता रहे थे आपको, ये ठोस है कि नहीं है, तो क्या आप इसे दबा दोगे? क्या दबा दोगे? क्या नहीं दबाओगे, इसको आप दबा नहीं सकते हो। तो ठोसों को आप दबा नहीं सकते हो, यानी ठोस असंपीड़ीय होते हैं। जगह रहेगा तब ना जो है वह दबेगा। एक बेंच पे मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक बेंच पे 5 है, अब जगह छठा का है नहीं, आप करें घसको ना उधर, घसको ना उधर, कहां जाएगा? जगह रहेगा तब ना जाएगा। न समझे बात को? जगह रहेगा तब ना हिलेगा। तो इसलिए हम लोग ये कह दें कि ठोस असंपीड़ीय होते हैं। अब क्यों होते हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि ठोसों के अंतराण्विक स्थान बहुत क्या होते हैं? कम होते हैं, न्यून होते हैं, और अंतराण्विक बल भी क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, जिस कारण से इसको दबाया नहीं जा सकता। जिस कारण से इसको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए ठोस क्या होते हैं? असंपीड़ित। क्या मैं ऐसा मानूं कि ये दोनों आपका अभिलक्षण ठोस का क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? तीसरा, मैंने आपको बताया कि ठोसों में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। ठोसों में बहाव की प्रकृति नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखिए, क्या पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग नोट्स कर लेंगे। ठोसों में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। ठोसों में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। ठोसों में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कोई बहता कब है भाई? जब दोनों के बीच पारस्परिक बल क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। तब कहता तुम जाओ, हम तुमको छोड़ करके जा रहे हैं। बहने का मतलब क्या होता? पानी को अगर गिराया तो वो बहना प्रारंभ कर दिया, का मतलब क्या है? कि उसका एक कण दूसरे कण को छोड़ करके दूर जा रहा है, और एक कण दूसरे कण को छोड़ करके दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों कणों के बीच में जो है वह जो बल था वो मजबूत नहीं था। वो मजबूत नहीं था। अगर आपको कोई छोड़ करके जा रहा तो क्या समझ लीजिए, ये ना समझेंगे कि शायद जो है वह कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कमी रह गई होगी। समझ गए बात को? हम दोनों के बीच जो पारस्परिक बल था, जो बॉन्ड था, वो उतना मजबूत नहीं था। जो जाता है उसको जाने दीजिए। तू नहीं सही, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, है ना? बात समझ में आ रहा ना? लाखों हैं इस दुनिया में हंसी, इस जहां में सनम तू ही तो नहीं। ठीक है ना? बहुत है, तू नहीं सही, कोई और सही। ठीक है ना? तो हम लोगों को यह बात स्पष्ट रूप से जान लेना है कि ठोसों में बहाव की प्रकृति इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि इनके जो अंतराण्विक बल होते हैं काफी क्या होते हैं? सशक्त होते हैं। इनके अंतराण्विक बल काफी क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। अंतराण्विक बल काफी सशक्त होते हैं, अंतराण्विक बल काफी मजबूत होते हैं। इसलिए ये कण दूसरे कण को छोड़ करके जा ही नहीं सकता। समझ गए बात को? इसलिए इसमें बहाव की प्रकृति क्या होती है? कम होती है। अब आपसे प्रश्न है कि ठोस, द्रव और गैस में, प्रश्न ध्यान से सुनते चलिएगा और आंसर करते चलिएगा। ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज्यादा बहाव की प्रकृति किसमें होगी? गैस में। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरा बताना, ठोस, द्रव और गैस में अंतराण्विक स्थान किसमें ज्यादा होगा?
गैस में। ठोस, द्रव और गैस में अंतराण्विक बल किसमें ज्यादा होगा? ठोस में। चौथा स्थान बताइएगा, ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज्यादा असंपीड़ीय कौन होगा? ठोस। क्लियर है क्या? और सबसे ज्यादा संपीड़ीय कौन होगा? सबसे ज्यादा आप किसको दबा सकते हैं? गैस। क्यों? क्योंकि कणों के बीच में दूरी है, इसको दाबेंगे तो घसक करके यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ई कहां जाएगा? ई कहीं जाएगा? जगह भी नहीं है तो जाएगा कहां से? अच्छा एक चीज बताओ, द्रव के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? थोड़ा बहुत जगह है, थोड़ा बहुत जगह है, तो अगर खूब मेहनत कीजिएगा ना तो हल्का फल्का दबेगा, ज्यादा तो नहीं, हल्का फल्का। बात समझ में आ रहा ना? लेकिन ये तो हिलबो नहीं करेगा, ये हिलेगा भी नहीं, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये हिलेगा भी नहीं। समझ गए बात को? क्लियर है क्या? तो अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से हम लोगों का स्पष्ट हो गया। अब यहां से आगे चलो, एक टर्म है विसरण। एक टर्म क्या है? विसरण। विसरण का मतलब होता है एक कणों का दूसरे कणों से मिलना। जैसे ये उदाहरण देते, देखिएगा ध्यान से, मान लो कि ये कोई और पदार्थ है, ये वाला हाथ, ये वाला हाथ कोई और पदार्थ है, दोनों आया और दोनों एक दूसरे में क्या हो गया? मिल गया। इसको क्या बोलेंगे? विसरण। इसको क्या बोलेंगे? दो अलग अलग पदार्थों का, दो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाएगा? विसरण। अच्छा, समान घनत्व वाला दो पदार्थ मिलेगा आपस में? क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। समान घनत्व वाले दो पदार्थ आपस में नहीं मिलेंगे। समझ गए बात को? घनत्व कम और ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? मिलेगा। तो दो अलग अलग पदार्थ आपस में आकर के मिल गए तो ये क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। अब बताओ, आपसे प्रश्न है, ठोस, द्रव और गैस में किसमें विसरण का गुण सबसे ज्यादा होगा? यस, गैस इज द राइट आंसर। गैस में ज्यादा होगा, क्योंकि मिल वही सकता है ना जो अपने स्थान को छोड़ करके जाएगा। जो अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जाएगा वो किसी में क्या मिलेगा? वो किसी से क्या मिलेगा? तो बहाव की प्रकृति सबसे ज्यादा गैस में होती है, इसलिए विसरण का गुण भी सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में। विसरण का गुण भी सबसे ज्यादा क्या होगा? गैस में। अब देखिए यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, परफ्यूम जब आप छिड़कते हैं, तो परफ्यूम जब आप छिड़कते हैं तो क्या होता है? वो आपका गैसीय फॉर्म में रहता है, रहता कि नहीं रहता? कितना दमदमाता है। और ठोस चीज बहुत क्या है? महकता है, बट उतना नहीं जितना क्या है? महकेगा, गैसीय फॉर्म महकेगा। क्लियर है क्या? अगरबत्ती आप खोजते इसको नाम है, सुगंध जाता उसको नाम है। ये विसरण का उदाहरण है कि नहीं? वायु के साथ मिलकर के और आपके नाक तक पहुंच जाता है। समझ गए बात को? तो यहां से एक प्रॉपर्टीज और हमारा क्लियर हो गया। वो प्रॉपर्टीज क्या है? विसरण का गुण सबसे ज्यादा किस में होगा? विसरण का गुण सबसे ज्यादा किस में होगा बाबू? गैस में होगा। विसरण का गुण सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में। विसरण का गुण सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में होगा। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? किसी प्रकार की कोई तकलीफ है? विसरण भी आपका स्पष्ट हो गया क्या है? कोई बता सकते हैं मेरे जिगर के टुकड़े विसरण के बारे में? दो चीज अभी जस्ट मैंने बताया। विसरण किसको होता है? बोलिए बोलिए। हाँ, दो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। दो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? या दो पदार्थों का आपस में मिलना भी क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कहीं दिक्कत है क्या किसी को भी? अब देखिए, हमने कहा कि ठोस, द्रव और गैस में विसरण का गुण सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में। और सबसे कम किस में होगा? ठोस में होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कोई दिक्कत है? इसके अलावा हम लोगों का और भी बहुत सारे अभिलक्षण हैं ठोस के, जिस पर हम लोग बात करेंगे। जिस पर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। क्लियर है क्या? हम लोग जो है वह चालकता पे भी बात करेंगे, हम लोग बाकी के प्रॉपर्टीज पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप ये बताओ, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है? किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? कोई परेशानी है किन्हीं को? बढ़े आगे। एक प्रश्न बताओ, अंतराण्विक कणों के स्थान के आधार पर सबसे पहले किसको रखेंगे? ठोस को कि गैस को? गैस को रखेंगे। सबसे ज्यादा वही है ना, अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में।
क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, उसके लिए हम लोगों को क्या रहना है, प्रिपेयर रहना। उसके लिए हम लोगों को क्या रहना है, प्रिपेयर रहना। को दिक्कत है, ठोस के कम से कम 5 गुण पर आज हम लोगों ने बात किया। पहला क्या बात किया, ठोस कठोर क्यों होता है, क्लियर है क्या। दूसरा हम लोगों ने बात किया ठोस असंपीड़ीय होता है क्यों, क्लियर है क्या। तीसरा हम लोगों ने बात किया कि ठोस में बहाव की प्रकृति नहीं होती है, सारे क्यों, क्लियर है क्या। चौथा हमने बात किया कि ठोस में जो है वो विसरण का गुण सबसे क्या होता है, क्लियर है क्या, सबसे क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत है। और 5वां पॉइंट हम बता रहे हैं, 5वां पॉइंट घनत्व। 5वां पॉइंट क्या है बाबू, घनत्व। घनत्व का मतलब ठेठ भाषा में समझ लीजिए घना होना। घनत्व का मतलब क्या होता है, घना होना। घनत्व का मतलब क्या होता है, घना होना। अब मान लो ये तीनों चित्र आपके सामने हैं, ये तीनों चित्र को आप देख करके ये अंदाजा सहज लगा सकते हैं कि तीनों का आयतन क्या है, बराबर। गिलास का आकार तो तीनों का बराबर है कि नहीं है। तो ग्लास का आकार तीनों का बराबर है, लेकिन कणों की संख्या किसमें ज्यादा है, ठोस। कणों की संख्या किसमें ज्यादा है, ठोस। तो कणों की संख्या ठोसों में ज्यादा है, इसलिए हम लोग ये कह दें कि इसका घनत्व क्या होगा, अधिक हो। इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर हम ठोस, द्रव और गैस तीनों का आयतन समान लेते हैं तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, ठोस का। यानी ठोस का घनत्व सबसे क्या होगा, ज्यादा। ठोस का होगा, फिर किसका होगा, द्रव का होगा, फिर किसका होगा, गैस का। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, वो ठोस का, फिर द्रव का, फिर क्या होगा, गैस। को दिक्कत है, कोई परेशानी है यहां तक, क्या घनत्व तक आपके प्रॉपर्टीज ठोस के क्लियर हैं क्या, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, एक ढेला फेंक करके मारता है तो ज्यादा चोट लगता है, एक बैलून फेंक करके मारता तो चोट क्यों नहीं लगता है, क्या होता है, अणुओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा, कणों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। तो ई तो असंपीड़ीय नहीं होगा, डायरेक्ट जाकर के चपाक से बजड़ जाएगा। और ये तो अपने दबेगा नहीं, तो हमारा जो है स्किन जो है मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट जो है त्वचा, उसको क्या करेगा, दबा देगा, चोट पहुंचाएगा। लेकिन गैस क्या होगा, असंपीड़ीय। जैसे ही हमारे गाल पे जाएगा तो जाने के बाद क्या होगा, वो खुद दब जाएगा, दब जाएगा ना, इसलिए हमको कम से कम चोट क्या होगा, पहुंचाएगा। क्लियर। हाँ तो बता रहे, तो गैस तो संपीड़ीय होता है, असंपीड़ीय बोल दिया। अच्छा चलो असंपीड़ीय बोल दिया, तो हम सोचे कि तुम लोग सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, हमने बोल दिया। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई परेशानी है क्या। गैस असंपीड़ीय की संपीड़ीय, संपीड़ीय। क्लियर है क्या, ऐसा मान ले कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठोस का कोई और गुण, अभी बहुत सारा गुण है, ठोस का कोई और गुण जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो, बताओ क्या होता है, द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है ना। अब इसका भी जवाब देखिए, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि ठोसों के द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो ठोसों के द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होंगे, उच्च, जिसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कोई बता सकते हैं कि ठोसों के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होंगे, सब प्रश्न का यही जवाब है। क्लियर है क्या। अब देखिए, ठोस को अगर आप द्रव के रूप में बदलना चाहते हैं, ठोस को अगर किस रूप में बदलना चाहते हैं, द्रव के रूप, तो पहला शर्त क्या है कि इनके कणों के बीच के दूरी को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। कणों के बीच के दूरी को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तब इस रूप में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कणों के बीच के दूरी को बढ़ाना होगा। तब दो चीज मजबूती से जब बंधा हुआ है, तो दो चीज मजबूती से बंधा हुआ है, तो इतना आसानी से तो वो एक दूसरे से दूर जाने से रहा, इतना आसानी से एक दूसरे से दूर तो जाएगा नहीं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। तो जैसे ही गर्मी दिए ना बाबू, गर्मी देने के बाद, हीट करने के बाद क्या होगा, इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। इन दोनों का क्या होगा, ब्रेकअप। बंधन कमजोर पड़ेगा और थोड़ा क्या चला जाएगा, दूर। थोड़ा क्या जाएगा, दूर। और जब थोड़ा दूर जाएगा तो ठोस किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव के। यानी ठोसों को गर्म करने के पश्चात वह किस अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव की अवस्था में। किस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोसों को गर्म करने के पश्चात वह किस अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव। और अगर और गर्म करेंगे
तो ये दोनों कण एक दूसरे के और दूर जाएगा तो किसका स्वरूप धारण कर लेगा। अब यहां से क्लियर है क्या? एक पॉइंट हमको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि अगर आप ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस को गर्म करने के बाद वो किस में बदलेगा? ठोस को अगर आप गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा? द्रव में। और द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा? ठोस को गर्म कर दीजिए, किस में बदल जाएगा? द्रव में। और द्रव को गर्म कीजिएगा तो किस में बदल जाएगा? स्पष्ट हो गया क्या? कैसे बदला जानते हैं? कैसे बदला? क्योंकि जैसे ही गर्म किए अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो किसका स्वरूप धारण कर लेगा? द्रव। फिर इसको गर्म किए, फिर इसके अंतराण्विक कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो किसका रूप धारण कर लिया? गैस। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई समस्या है? अच्छा, अब एक चीज बताओ, जब पूरा गर्म किए, गर्मा गया, दोनों गर्मी से एकदम दोनों एक दूसरे से दूर है, अब उसको ठंडा करेंगे। बेटा ठंडा करोगे तो वापस अपने जगह पर वो क्या होगा? आएगा। तो गैस को अगर ठंडा करोगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा? अपने औकात में वापस आएगा। देखते गर्मी जब किसी को चढ़ता है तो अपना औकात भूल जाता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा? तो गैस को भी ठंडा करोगे तो वापस अपने औकात में आएगा। आएगा ना? तो वो किस में बदलेगा? द्रव में। और द्रव को ठंडा करोगे तो किस में आ जाएगा? ठोस। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? यहां तक किसी को कोई समस्या है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या? तो ऐसा माने कि आपको सारा चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? आज की क्लास में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए सबसे पहले, बाकी हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहला हेडिंग बनाइए, पदार्थ की ठोस अवस्था। बना ली हेडिंग क्या? सबसे पहला हेडिंग बनाइए, पदार्थ की ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था। क्लियर है? आज का क्लास में किसी को कोई संदेह है क्या? नहीं ना? उम्मीद करें कि क्लियर है, स्पष्ट है ना? ठीक है ना?